एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, दैट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ये रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करवाना, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो, रिप्रोडक्शन इसलिए भी होना जरूरी है, अगर मानो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आपके पेरेंट्स तक अगर जनरेशन चली, उसके बाद कोई जनरेशन नहीं आई, तो फिर यहाँ से तो यानी कि जनरेशन एकदम स्टॉप हो गई, आगे कोई जनरेशन आएगी ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी हम मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या इंश्योर करता है कि कॉन्टिन्यूटी लाइफ की अर्थ पर बनी रहे। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एक्सेट्रा। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि डीएनए वगैरह की कॉपी होती है। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इससे एक पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि डीएनए की कॉपी होती है। मेंडल वाले उसमें भी आपने पढ़ा कि ठीक है, टॉल, ड्वार्फ, टॉल, ये सब जो भी था, तो इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए। हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर लगते हैं बिकॉज जो डीएनए है वो कॉपी होके आता है। ओके, रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है जो हम जिस प्रोसेस से हम लोग पैदा हुए हैं वो सारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओवरी, ये सब ओवरी के अंदर से निकलते हैं ना, तो ये जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसके बाद प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल। देखो, प्रोजेनी का मतलब होता है जैसे हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उन्हें हम कह देते हैं प्रोजेनी। ठीक है, वहां पे हमने ऑफस्प्रिंग भी कहा था, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रोजेनी। तो प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल बट जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब हम अपने पेरेंट्स के ऐसे तो नहीं ना कि हमारे पेरेंट्स और हम जुड़वा लगते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट हम जेनेटिकली अगर हमारा डीएनए देखा जाए तो वो सेम आएगा। तो प्रोजेनी जो होगी वो आइडेंटिकल नहीं होगी बट जेनेटिकली सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स से, जैसे कि मैमल्स, ह्यूमंस। ठीक है, मैमल्स के अंदर कौन आते हैं? ह्यूमंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते। ठीक है, किसी तरीके ये गैमीट्स वगैरह, स्पर्म वगैरह, ये सारी चीजें कुछ नहीं बनती। इसके बाद प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कोई डीएनए की कॉपिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो ऑब्वियस है कि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट किसके अंदर होता है? ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कितने टाइप्स का पढ़ना है? यहाँ पे देखो, एक आपको पढ़ना है फिजन, देन आपको पढ़ना है बर्डिंग, देन रीजनरेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एक करके इन्हें पढ़ते हैं। फिजन देखो क्या होता है। फिजन दो तरह का होता है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन, नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। देखो, बाइनरी का मतलब क्या है? इधर बाइनरी का मतलब है, बाई का मतलब होता है दो, है ना, दो पार्ट्स में फिजन हो जाना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो बाई का मतलब क्या है? दो, और फिजन का मतलब टूट जाना, डिवाइड हो जाना। तो दो पार्ट में डिवाइड होने को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इट्स कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का आप ये देखो, द पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हाफ्स के अंदर। अगर ये पेरेंट सेल है तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। ये जो हमारे बनते हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, जो हमारे बनेंगे रिप्रोडक्शन के बाद, इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। किसके अंदर होता है ऐसा? एमीबा के अंदर। किसके अंदर? एमीबा के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपका लेशमेनिया के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, एमीबा और लेशमेनिया के अंदर ऐसा होता है। देखो, डिवाइड कर करके दो सेल्स बना ली, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ऐसा लेशमेनिया के अंदर भी होता है। देखो, दो बनाई है ना आगे जाके। इसके बाद आता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का नाम से ही पता चल रहा है
कि जो आपका पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहा है कई सारे डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। जो आपका पेरेंट सेल है वो किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। ये देखो डायग्राम दिख रहा है ना, कई सारे अभी सेल्स मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे सेल्स यहाँ पे तैयार होंगे, मल्टीपल फिजन होगा, बहुत सारे बनेंगे और फिर ये बर्स्ट होके अलग अलग सेल्स बन जाएंगे ऐसे टूटने के बाद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। अगला प्रोसेस है आपका बर्डिंग। देखो बर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा है, इसके अंदर से ना इसकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब किसी टाइम पे इसका एक बर्ड जो है ना यहाँ से निकला और ये ना यहाँ से किसी भी वजह से यहाँ से टूट के गिर गया। तो जैसे ये टूट के गिरेगा, ये अपना वहीं पे रिप्रोडक्शन कर, मतलब कि जहाँ पे भी ये टूट कर गिरेगा वहीं पर एक ये नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड तुम्हारा बर्डिंग। तो अब बर्ड डेवलप, बॉडी से एक पहले एक बर्ड बाहर निकलती है आउटग्रोथ के रूप में। दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मेच्योर। अब ये जब मेच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और फिर उसके बाद ये एक नए हाइड्रा के रूप में तैयार हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा, ठीक है। तो बर्डिंग क्या होता है कि पहले तो क्या होगा, एक आउटग्रोथ निकलेगी पेरेंट बॉडी में से, देखो ये निकली, और फिर उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएगी और फिर वो एक अलग हाइड्रा के रूप में तैयार हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। आपको ये जानकारी नहीं थी तो आप नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में, ठीक है। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया के किसी वजह से ऐसे 3 टुकड़े हो गए, बीच वाला हिस्सा अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। इसके बाद ये प्लेनेरिया, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इनने नीचे वाले हिस्से को खुद ग्रो कर लिया। ये अगर बीच वाला हिस्सा है तो इसने ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को भी खुद ग्रो कर लिया, और ये वाला प्लेनेरिया के पास नीचे वाला हिस्सा है तो इसने ऊपर वाले हिस्से को खुद ग्रो कर लिया। जैसे कि आपको पता होगा छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो अपने आप ही दोबारा आ जाती है, तो रीजनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट। किसी बॉडी पार्ट का कट जाना और फिर उसके बाद उसका दोबारा वापस आ जाना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। किसके अंदर होता है ये? हमारा प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर देखो ये क्या हो रहा था, यहाँ से एक बर्ड निकल रही थी, ठीक है, और बर्ड यहाँ से गिर के अलग हो रही है, यानी कि बर्ड के क्या हो रहे हैं? फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं बर्ड के, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हिस्सों में टूटना और फिर उसके बाद उसका एक अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड आर फ्रेगमेंटेशन। किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता क्या है? वेजिटेटिव मतलब होता है, एक होता है हमारा सेक्सुअल पार्ट, दूसरा होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर हमारे ये गैमीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं ना, ये सब नहीं आते। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है हमारे स्टेम, रूट, लीव्स, इन सबको हम कहते हैं हमारा वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेज समझ लो। अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम, रूट, लीव्स, इन सबको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। कैसे होता है रिप्रोडक्शन? इनके किसी हेल्प से, जैसे स्टेम से क्या बनता है? पोटैटो ट्यूबर, रूट से एडवेंटेशियस रूट्स ऑफ डहीला, या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में और 12th में है ये। लीव्स के अंदर से लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर एडवेंटेशियस बर्ड्स। देखो ये हमारी लीफ थी, इसके ऊपर से ऐसे बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि किसी भी ऐसे पार्ट से रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन का मतलब बढ़ना, तो स्टेम से, रूट से या फिर लीफ से। क्या बेनिफिट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के या रिप्रोडक्शन के? लो, प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा के हम लोग जितना जल्दी अगर फ्रूट आए तो उतनी ज़्यादा हमारी मार्केटिंग होगी, है ना। तो फ्रूट उससे पहले ला सकते हैं जिस टाइम पर वो आना चाहिए था। जेनेटिकली सिमिलैरिटी इज मेंटेन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सेम उसी पार्ट से डेवलप हुआ है अगर कोई दूसरा पार्ट, तो जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑब्वियस है कि आई होगी। नेक्स्ट,
हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट भी बनते हैं इनकी हेल्प से। चीपर और ईजियर मेथड होता है ग्रोइंग प्लांट्स। फर्स्ट नाउ योर लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ते हैं पहले इसे। Spores which are present in the sporangia are small bulb-like structure which are covered by thick walls that protect them until they come in contact with suitable condition। देखो ये जो structures present है ना, इन्हें हम कहते हैं sporangia। क्या कहते हैं? sporangia। इस sporangia के अंदर ऐसे छोटे छोटे structures present हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? spores। क्या कहते हैं? spores। एक suitable condition आने के बाद, ठीक है, एक suitable condition आती है, ठीक है, ये ऐसे बनते हैं सुटेबल कंडीशन के टाइम पे। स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द, किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। आर स्मॉल बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको लग रहे हैं, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, अब अनफेवरेबल कंडीशन जब इनकी बॉडी में आती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू राइजोपस इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब जब इनकी आसपास कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स सारे ऐसे निकलेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से एक नए राइजोपस हमारा डेवलप हो जाएगा। किसके अंदर होता है ये? राइजोपस। बस आपको यही जानने का जरूरत थी कि ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर आपको स्पोरेंजिया और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या होते हैं? आपके स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो देखो एक चीज सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि हमें दो गैमेट्स की भी जरूरत होगी, एक मेल गैमेट एंड वन इज फीमेल गैमेट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? फ्यूजन होता है। किसका? एक मेल गैमेट और एंड अनदर योर फीमेल गैमेट। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब जो प्रोसेस फॉलो होता है ये फ्यूजन का मेल और फीमेल गैमेट की, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इट लीड्स टू वेरिएशन बिकॉज इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान चेंजेस भी आते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजेस आते हैं। अब सबसे मेन बात करते हैं कि फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका? प्लांट का। इससे एक पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वो मिस करी है, तो उसे जाके देखिए। उसमें पार्ट के हर एक पार्ट के बारे में बताया गया है फ्लावर के, जिससे आपको ये टॉपिक आज और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, हम यहीं पे थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, मेल और फीमेल ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम। ओके, मेल पार्ट के अंदर सबसे पहले एक ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। व्हाट वी कॉल इट? एंथर। ठीक है, फिर एक नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो मेल पार्ट के अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व है? योर एंथर, जो ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे? एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स वगैरह बनेंगे। और फिर नीचे की साइड एक स्टॉक टाइप पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीमेल पार्ट के बारे में। तो फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। और इसे गाइनोशियम भी कहते हैं। क्या? गाइनोशियम भी कहते हैं, और पिस्टल भी कह देते हैं हम लोग। फीमेल पार्ट तीन चीजों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो आपको ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड योर स्टिग्मा। ओके, और ये नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे थोड़ा बल्ज पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। तो तीन पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड योर ओवरी। तो ये है आपका मेल पार्ट और ये है आपका फीमेल पार्ट। ओके, जब पोलन ग्रेन इसके अंदर बनते हैं तो इधर से आते हैं और इधर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। फिर पोलन ग्रेन ऐसे
इसके अंदर जाते हैं स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब के थ्रू, और फिर ऐसे ओवरी के अंदर आके फ्यूज होते हैं, और जिसके बाद हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, ये देखो, ये आपको बता भी रखा है एक प्लांट का क्रॉस सेक्शन लेके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेके। दिस इज ओवरी, पिस्टल या फिर कार्पल फीमेल पार्ट को कहते हैं, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंथर एंड फिलामेंट सेम बनाया है। पेटल्स, जो पत्तियां होती हैं ना फ्लावर्स की, अलग अलग कलर्स की, उन्हें हम कहते हैं पेटल्स, और जो नीचे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं उसे हम कहते हैं सेपल्स। ओके, अब देखो यहाँ से ये पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, एंथर अपने अंदर से पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है, जो कि मेल गैमीट है, और वो अंदर जाके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे लैंड करेंगे, फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके ऐसे अंदर आएंगे और ओवरी के साथ फ्यूज करेंगे, देन इट विल कॉल्ड योर फर्टिलाइजेशन। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये मेल और फीमेल पार्ट में मतलब कि फ्यूजन होता है। अगर मानो एक ही प्लांट के अंदर है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के अंदर है, तो रिप्रोडक्शन होना बहुत, फ्यूजन होना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, कि मेल पार्ट भी यहीं पर है और आपका फीमेल पार्ट भी यहीं पर, तो फ्यूजन होना आसान हो जाता है। बट अगर आपका एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल पार्ट है और दूसरे के अंदर फीमेल पार्ट है, तो यहाँ से ये जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सारी चीज़ आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अभी थोड़ा बेसिक्स है, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम एंथर। कहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं? एंथर से, बाय द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, या फिर कुछ एजेंट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स का। तो विंड, वाटर, एजेंट्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। तो पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम एंथर, और किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, और कुछ एजेंट्स की हेल्प से कहाँ पे लैंड करते हैं? जाके स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज द फीमेल। स्टार्टेड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हमारा इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद छोटे कुछ पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट आज हम पढ़ेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका प्राइमरी पार्ट और एक आपका एसेसरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट का मतलब है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं अपना प्राइमरी पार्ट, जिसके अंदर आती है आपकी टेस्टिस। ओके, एसेसरी पार्ट्स का मतलब है जो उसे कंडक्ट कराने में, इधर उधर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स हो गए, कुछ डक्ट्स हो गई, उन्हें हम क्या कहेंगे? एसेसरी पार्ट। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज टेस्टिस। देखो टेस्टिस क्या होता है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम से समझना पड़ेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये सारा टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? पेयर्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर एंड मेल सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें वो पढ़ना है डायग्राम के थ्रू। ओके, देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। जो ये आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, दीज आर योर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो मैंने रेड डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, दीज आर योर लेडिक सेल्स। तो ये हैं आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ओके, जो इसके अंदर रेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये हैं आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। इसके बाद देखो इधर, अभी इसके अंदर फिलहाल हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल ही पढ़ना है। देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लेडिक सेल्स, जो कि क्या अपने अंदर से प्रोड्यूस करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, चलो नीचे समझेंगे इसे। इट हैज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, जो कि क्या करते हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। एक तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स विच ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। देखो टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, कि
ह्यूमन की बॉडी में जब प्यूबर्टी आती है, मेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 13-14 के अराउंड जब प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पर उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, और हेयर्स वगैरह ज़्यादा आने लग जाते हैं बॉडी पे, ग्रोइंग्स रीजन में। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कौन से सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर। अब देखो इसके बाद आती है आपकी वासा इफ्रेंशिया। अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या होती है, ये हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, इसके बाद इनके अंदर से सारी डक्ट्स निकलेगी, ऐसे कनेक्टिविटी बिठाएगी। जो ये मैंने ग्रीन कलर के पार्ट से करा है, दिस इज कॉल्ड योर रेटे टेस्टिस, जहाँ से सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी डक्ट्स आगे, इसे हमने क्या कहा, रेटे टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद ये रेटे टेस्टिस एक जगह इकट्ठी होकर ऐसे बाहर की साइड जा रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड योर वासा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं हम इसे, वासा इफ्रेंशिया। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर था आपका, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे जिसके अंदर से बहुत सारी ऐसे डक्ट्स आ रही हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, रेटे टेस्टिस। देन रेटे टेस्टिस के बाद ये जो आपके बाहर की साइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 10 to 12 डक्ट्स बन रही हैं, जिसके अंदर से अब स्पर्म यहाँ पे बन चुका है, अब वो यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा वासा इफ्रेंशिया के थ्रू, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की साइड, हमारे टेस्टिस लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे एक लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, सो दैट्स वाई ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, नॉट बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है। जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। इसके बाद आते हैं आपके स्ट्रक्चर, दैट इज एपिडाइडिमिस पे। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये जो स्ट्रक्चर था दैट वाज वासा इफ्रेंशिया। अब देखो ये ऐसे एक जिस ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर सा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड योर एपिडाइडिमिस। इसके पास क्या क्या है, हेड है, बॉडी है एंड टेल है, ठीक है। तो दिस इज योर एपिडाइडिमिस, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स है एपिडाइडिमिस के, कहाँ कहाँ से जाएगा स्पर्म, इधर से बन चुका, फिर ये रेटे टेस्टिस से होके किधर जाएगा, वासा इफ्रेंशिया, देन इट विल गो टू एपिडाइडिमिस, ओके। एपिडाइडिमिस क्या होता है, हाईली कॉइल ट्यूबुलर पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। नेक्स्ट वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंस देखो क्या होती है, फ्रॉम एपिडाइडिमिस स्पर्म पासिस इनटू द ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंस। देखो मैंने इसके अंदर ही बना दिया ये, एपिडाइडिमिस के बाद स्पर्म वासा डिफरेंशिया के अंदर से जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। तो कितना आसान है इस स्ट्रक्चर को पढ़ना। सबसे पहले कौन स्पर्म प्रोड्यूस हुए टेस्टिस के अंदर, फिर वो कहाँ पर आए, फिर वो उसके बाद आए हमारे वासा इफ्रेंशिया के अंदर, फिर उसके बाद वासा इफ्रेंशिया के अंदर आने के बाद वो गए एपिडाइडिमिस के पास, और फिर उसके बाद गए वासा डिफरेंशिया के पास, ठीक है। तो वासा डिफरेंशिया क्या है, एपिडाइडिमिस से स्पर्म पास होते हैं इनटू द ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, जिन्हें हम स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं। इसके बाद आपको सबको पता ही है, पेनिस जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसके अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो उसे इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है इन द मेल बॉडी, ठीक है। स्पर्म और यूरिन पास करने के लिए एक ही पैसेज होता है, दैट इज पेनिस। नेवर कैरीज बोथ एट द सेम टाइम, स्पर्म और यूरिन एक टाइम पे कभी भी नहीं कैरी करता है। सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड्स भी कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये देखो ये आपका रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस, सॉरी एक मिनट, ये आपका जो अंदर की साइड कनेक्टिविटी बिठा रहा है, दिस इज कॉल्ड योर रेटे टेस्टिस। फिर उसके बाद ये वासा इफ्रेंशिया, फिर उसके बाद देखो ये आपकी आ गई एपिडाइडिमिस, फिर एपिडाइडिमिस के बाद ये आपकी कनेक्ट हो गई वासा डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंशिया कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद ये इधर से आएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ ग्लैंड्स, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को पोर करते हैं स्पर्म के अंदर, ठीक है। देखो टेस्टिस से स्पर्म बना और आ रहा था इधर वासा डिफरेंशिया के थ्रू, यहाँ आ रहा था, हमने लास्ट वासा डिफरेंशिया पढ़ी ना, तो इसके थ्रू यहाँ आ रहा था।
तो सेमाइनल वेसाइकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दूसरी साइड पे। ये अपने अंदर से कुछ सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो सेमाइनल डक्ट के थ्रू ऐसे आता है और यहाँ पर एक इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। इधर से स्पर्म आ रहा है और इधर से आपके सेमाइनल फ्लूइड्स आ रहे हैं, ये इधर आके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पर्म और स्पाइनल फ्लूइड का मिक्सचर हो जाना। इधर किसके अंदर होता है, वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ओके, दैट इज प्रेजेंट इन इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद नाउ यूरेथ्रा सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा आपका कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। हैज़ लॉन्ग, और जो आपका स्पर्म होता है उसके पास एक लॉन्ग टेल होती है ताकि वो फीमेल जर्म सेल तक आसान। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप बोलेंगे कि फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम लास्ट क्लास में अपना पढ़ चुके हैं, बट आज हमें पढ़ना है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओवरी, विडक्ट जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर यूट्रस। पहले हम ये थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे कि आपको अच्छे से थोड़ा समझ आए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। कौन से स्ट्रक्चर से, ये 2 ओवरी होती हैं ऐसे, ठीक है। यूट्रस की साइड में 2 ओवरीज होती हैं। फिर उसके बाद अब ये जो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी, यहां से लेकर पूरा यहां तक का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन, ये है आपका सारा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जितना भी पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, दिस ऑल इज कॉल्ड योर यूटेरस। क्या कहते हैं हम इसे, यूटेरस, ओके। ओवरी को तो सिर्फ ओवरी ही कहेंगे। और फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, जो इसमें ऐसे फिम्ब्रे टाइप स्ट्रक्चर निकले होते हैं ना, ऐसे फिंगर्स टाइप निकली हुई हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं, फिम्ब्रे। और यहाँ पे इससे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम, और उससे भी ऊपर वाले पार्ट को एम्प्यूला, एंड देन उससे यूट्रस से जो अटैच होता है पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस, ओके। उसके बाद यूट्रस की आपकी लाइनिंग होती है। सबसे अंदर वाली लाइनिंग को आप लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम कहेंगे हम उसे, और बीच वाली को कहेंगे मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली को कहेंगे पेरीमेट्रियम, ओके। इसके बाद नीचे की साइड होता है हमारा इधर सर्विक्स। यूट्रस से नीचे क्या कनेक्ट होता है, सर्विक्स। और सर्विक्स किस में जाके ओपन होता है, हमारी वेजाइना में, किसके थ्रू, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, ओके। अब ये यूट्रस के अंदर जो ये ऐसा बल्जिंग वाला पार्ट होता है ना, इसे उठा हुआ सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं यूटेराइन फंडस, और जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर यूटेराइन कैविटी, ओके। अब देखो ये ओवरी से एग निकलता है, इसके पास आता है, और फिर ये ऐसे अंदर की साइड जाना स्टार्ट होते हैं। आपका फर्टिलाइजेशन आपकी ये बड़ी क्लासेस में कि जो एम्प्यूला वाला रीजन होता है ना, यहाँ से आपका फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म आएगा और इधर जाके फर्टिलाइज होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी इधर यूट्रस की वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम पढ़ते हैं। ओवरी क्या होता है, देखो, ओवरी एक पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, लोकेटेड इन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन की दोनों साइड्स पे लोकेटेड होते हैं। फीमेल जर्म सेल है ये एक तरीके का। एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, ओके। एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ओवरी के अंदर से। देखो एक चीज आपको जानने की जरूरत और है कि बर्थ के टाइम पे, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में चैप्टर 2 में, कि थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर जब बर्थ होता है किसी भी बच्चे का, ठीक है। फीमेल का बर्थ होता है तो 1000 इमेच्योर एग्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बट प्यूबर्टी के ये रुक जाते हैं बीच में, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे ये मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ओवरी, ठीक है। दोनों ओवरी से एक एक मंथ में एक एक एग आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब। ये हमने ऊपर देखा था ना, ये वाला सारा स्ट्रक्चर क्या था आपका, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। 3 पार्ट्स थे, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये क्या करता है, एग को रिसीव करता है, एग रिसीव्स एग प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। जो एग ओवरी प्रोड्यूस करेगी उसको ये रिसीव करने का काम करेगा, कौन, ओविडक्ट, एंड ट्रांसफर इनटू यूटेरस, ठीक है। और यूटेरस के अंदर इसे ऐसे ट्रांसफर करेगा, यहां से ऐसे पाथवे जाता है ऐसे, ठीक है। और
उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मैंने आपको बताया फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्प्यूलर रीजन होता है यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म का और ओवा का एक साथ मिलना, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे डेवलपमेंट, बेबी की डेवलपमेंट होगी, प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल। देखो जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा वो यहाँ पर इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट मतलब आके यहाँ पे लग जाएगा आके, ठीक है। जाइगोट स्टेज तो यहीं पे होती है। तो यूट्रस क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे बेबी टेक्स प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल। कहाँ पे इम्प्लांटेशन करेगा, यूट्रस की वॉल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन करेगा, यूट्रस की वॉल में। नाउ यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। उसके बाद देखो आपकी यूट्रस कहाँ ओपन हो रही है, आके वेजाइना के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। वेजाइना के अंदर ओपन हो रही है, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। अब देखो एक सबसे मेन बात आती है कि जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देखो दो स्टेजेस होती हैं। ओवरी के अंदर से एग निकला और ये वेट करता है ना। ओवरी के अंदर से एग निकलता है और ये वेट करता है कि भाई स्पर्म आएगा और मुझे आके फर्टिलाइज करेगा, है ना। ये वेट करता है कि स्पर्म आएगा और मुझे आके फर्टिलाइज करेगा। बट अगर ये स्पर्म नहीं आता है ना, लेट हो जाता है या कुछ होता है, बट अगर स्पर्म नहीं रीच कर पाता है एग के पास, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो लाइनिंग होती है ना, ये सारी हमारी शेड हो जाती है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सारी लाइनिंग शेड हो जाती है और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो गर्ल्स को पीरियड्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, ठीक है। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो देखो ओवरी और स्पर्म, पहले हम देखते हैं कि जब एग फर्टिलाइज होगा, ठीक है, जब ओवरी और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो उस एक प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, जो कि इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। जाइगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट को प्लांट करा जाता है यूट्रस के अंदर और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। ये ना कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कुछ सेल्स मिलकर स्टेजेस बना रही है ना, ऐसे करके इन्हें जाइगोट एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड फ्रॉम स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो उसे मिलता है अब मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि और किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ग्लूकोज में और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो जब तक बेबी का बर्थ हुआ, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का बर्थ हुआ, इस बीच के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी कि जो ये 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का फेज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अब नेक्स्ट, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, एग ने वेट किया बट एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म आया ही नहीं, ठीक है, एग तो निकला ओवरी के अंदर से बट स्पर्म आया ही नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। हमारी यूट्रस अपने आप को हर महीने तैयार करती है, ओवरी से एक एक एग निकलता है और हर महीने अपने आप को तैयार करती है यूट्रस, ठीक है, कि फर्टिलाइज्ड एग आएगा और हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग नहीं हो पाया क्योंकि स्पर्म आया नहीं, तो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, ठीक है, स्पॉन्जी, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। अब जो लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, वो थिक होती चली जाती है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक होनी चाहिए ना, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बच्चा जिससे न्यूट्रिशन ले पाए, तो इसलिए जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक होती चली जाती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म नहीं आया, तो यही लाइनिंग हमारी बॉडी से धीरे धीरे बाहर आ जाती है वेजाइना के थ्रू। किसके रूप में बाहर आती है, ब्लड के रूप में बाहर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, स्पॉन्जी एंड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दिस लाइनिंग नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट हो गई नहीं, तो उस लाइनिंग की अब जरूरत ही नहीं है। तो ये लाइनिंग ब्रेक करती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आती है ब्लड और म्यूकस के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। कितने डेज की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल होती है। अभी सिर्फ आपको ये वर्ड जानने की जरूरत है कि मेंस्ट्रुएशन जस्ट होता है क्या है, बाकी आप क्लास 12th बायो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ओके,
So this was all about female reproductive system. I hope you liked the lecture. Thanks for watching Science Metazone.